अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमने ऑर्थोगोनैलिटी इंटीग्रल्स या ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल्स को वेरीफाई करना है। मतलब ये है कि इनके लिए जब हम ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल्स लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम वेट फंक्शन, तो m और n अगर सेम हो तो कुछ वैल्यूज आएगी नॉन वेनिशिंग वैल्यूज, नॉन जीरो वैल्यूज आएगी, और अगर m और n डिफरेंट है तो ये इंटीग्रल ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, जैसे हमारे पास पिछले क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में होता रहा है। लेकिन एक चीज़ देखना है कि हम एक वेट फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ता है। टी और वी जो हमारे पास फंक्शन पोलिनोमियल्स है, चेबिशेव पोलिनोमियल्स, उसके लिए हम जो वेट फंक्शन यूज़ करेंगे वो 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 है, और इन दोनों के लिए वेट फंक्शन 1 माइनस एक्स की पावर +1/2 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 18.4.19। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम पार्ट ए को कंसिडर कर लेते हैं। हमने शो करना है, वेरीफाई करना है ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल्स टी इन एफ एक्स एंड टी सब एम एफ एक्स, इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो हम वो इंटीग्रल लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, जिससे हमने कहा कि टी एम और वी एन, ये दो जो हमारे पास पोलिनोमियल्स है, इनके लिए हम वेट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 की यूज़ करते हैं। और जब इंटीग्रल सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे जो चेबिशेव पोलिनोमियल्स है जितने भी हैं, यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में 4 दिए हुए हैं, इनके लिए ये ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस फॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंटरवल। इस इंटरवल के बीच में ये जो पोलिनोमियल्स है ऑर्थोगोनल फंक्शंस, सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस फॉर्म करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए हम इस इंटरवल के बीच में ही इंटीग्रल ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है, जिनके लिए हमने ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल लिखना हो, सबसे पहले तो इनको लिख लेते हैं, टी सब एम एफ एक्स, दोनों को। साथ में हमने वेट फंक्शन लिखना है। अब वेट फंक्शन दो टाइप्स के ही हमने जिक्र किया कि टी और वी के लिए हमने टी सब एन हाफ एक्स एंड वी सब एन एफ एक्स के लिए हम जे 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 हम वेट फंक्शन यूज़ करते हैं, यानी 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx। ठीक है, इसको नीचे लेकर आ सकते, जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में हम करते रहे हैं। अच्छा, करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसको ना सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसमें। x इज इक्वल टू, या लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, ये तो हमें पता ही है, डेफिनेटली हम सब में यही यूज़ करते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ना है, हम ना ये लिमिट हमारे पास अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और ये तो टी एन ऑफ एक्स ही है ना, ये तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम इसको लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ डी थीटा बच जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस में हम करते रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इनकी वैल्यूज़ भी पिछले कई क्वेश्चंस में हम यूज़ कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखेंगे। टी सब एन ऑफ एक्स की वैल्यू होती है कॉज ऑफ एन है तो एन, ठीक है, साथ में थीटा, इनटू कॉज ऑफ सबस्क्रिप्ट में एम है तो एम, और साथ में थीटा, इनटू डी थीटा। ये जो थीटा है ये खुद बताते खुद एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अब हमने ये शो करना है, वैसे तो अगर देखा जाए तो अब यहाँ से हम वैसे ऑर्थोगोनैलिटी जो हमारे पास जनरल रिलेशंस है, जिनको हम क्वेश्चंस में पिछले यूज़ करते रहे हैं, कि अगर n और m बराबर हैं तो ये, और बराबर है और 0 नहीं है तो π/2 आंसर आएगा, बराबर है और 0 है तो पाई आंसर आएगा, और बराबर नहीं है तो 0 आंसर आता है इस इंटीग्रल का, और वही तो हमने प्रूव करना है यहाँ पे। ठीक है, यही से हमने केसेस बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको नाम देते हैं। हम पहला केस बनाते हैं, केस 1, कि एफ एन और एम जो है वो बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं है
फिर हम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करने वाले हैं और वो दिखाने वाले हैं कि जब बराबर नहीं होता तो वाकई ये ज़ीरो ही आता है। ठीक है, हम इसके लिए करने वाले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, हम इस प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट का फार्मूला बना के उसको सम में चेंज करने वाले हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉज एम थीटा पहले लिख लेता हूँ, थोड़ा सा सेंसिबल लगता है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉज में जब हमारे पास कॉज कॉज हो तो हमें पता लगे जब भी हमारे पास प्रोडक्ट में सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये कॉज के सम या डिफरेंस से आए हुए हैं। लेकिन अगर कॉज कॉज आ रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि भाई ये कॉज के टू जो जो फंडामेंटल फार्मूला हैं उनके सम से आए हैं। तो मतलब ये है मेरा कि कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड कॉज ऑफ एल्फा माइनस बीटा, अगर हमारे पास यहाँ पे दो सेम है तो डेफिनेटली इनसे आया है। अगर यहाँ पे कॉस कॉस है तो फिर इनके प्लस से, और अगर यहाँ पे साइन साइन प्रोडक्ट में है तो इनके माइनस से आते हैं। ठीक है, होगा क्या हमारे पास 1/2, ये बराबर होगा 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा, हम इसको प्रोडक्ट में इसी तरह वापस इसमें हम चेंज लिखने वाले हैं। ये हो जाएगा कॉज ऑफ दोनों का सम m प्लस n, तीनों को मैं बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, चूंकि ये कॉज है तो ये सम है। ठीक है, सम से आया है, आप इसको वापस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इंटू दीजिएगा। अब इसके ऊपर अलग अलग इंटीग्रल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यार अच्छा, फाइनली हमारा जो आई सब एम एन का इंटीग्रल है वो क्या बनेगा, हम दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों टर्म्स के ऊपर। तो एक ही हमारे पास कॉज ऑफ एम प्लस एन इंटू थीटा डी थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ m माइनस n इंटू थीटा डी। अब हमें पता है कि ये इंटीग्रल साइन में चले जाना है और साइन का हमारे पास कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो पाएगा तो उसका साइन हम हमेशा जीरो होता है, मतलब एक्स एक्सिस के एंगल का साइन जीरो होता है। लेकिन वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। तो कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, प्लस साइन ऑफ m प्लस n, यानी साइन थीटा डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, उससे हमारे पास m प्लस n आएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लोगे क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हम थीटा कर रहे हैं, तो ये 0 टू पाई इंटीग्रल हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ पे भी है, साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉरी m एंड n है। ठीक है, m माइनस n। ओके, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द एंगल जो कि 1 m माइनस n आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लिमिट्स पुट करेंगे। अब होगा ये कि इसको तो ये तो बाहर आ जाएंगे, नहीं कॉन्स्टेंट्स है। फिर अगर हम इसमें पाई पुट करेंगे तो क्या होगा कि m पाई हो या फिर n पाई हो या इन दोनों का सम हो, तो वो भी एक इंटीजर, इंटीजर्स का सम इंटीजर आता है ना। तो अगर सिंपली मैं ऐसे लिख लूँ इंटीजर ऑफ पाई, इसका अगर आप साइन लोगे ना तो ये जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का एंगल्स हैं। तो ठीक है, ये दोनों जीरो आ जाएंगे, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसके लिए तो ये एक रिजल्ट हमारे पास ये आया कि जब आपके पास m m n के बराबर नहीं होता तो ये जीरो आता है। अब इसके बाद हम केस लेते हैं दूसरा। दूसरा केस क्या लेते हैं हम कहते हैं कि चलो फर्ज करो, सपोज या एफ m बराबर है n के लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, बराबर है कोई 3 4 3 3 है, 7 7 8 8 9 9 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रल बनता वो क्या बनेगा, आई सब एम एन इज इक्वल टू 0 टू पाई इंटीग्रल। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस ऑफ, पहले देख लें, हाँ चलो ठीक है, कॉस ऑफ एम थीटा इंटू कॉस ऑफ एम थीटा। ठीक है, डी थीटा हम यहाँ पे हमें
कोई फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही कॉस के थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एम थीटा हो जाएगा, और वो फिर हाफ एंगल आइडेंटिटी हम लगाएंगे तो वो बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। उस 2 को मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, और ये दोनों के ऊपर इंटीग्रल, दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल आप अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर इंटीग्रल 1 का रेस्पेक्ट थीटा थीटा हो जाएगा, और 0 टू पाई लिमिट्स, ठीक है, प्लस 1/2 कॉस का इंटीग्रल साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 0 टू पाई लिमिट। अगेन वही बात है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का साइन हो तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और यहाँ पे पाई माइनस 0 यानी पाई/2, ठीक है। तो ये इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई/2 आएगी। एफ एम एन के बराबर है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब इसमें तीसरा एक केस है, वो एक ऑब्वियस केस है, ठीक है। वो ये है कि अगर आपका एम एन बराबर है और दोनों 0 है तो फिर आपका ये जो इंटीग्रल है ये बराबर होगा 0 टू पाई इंटीग्रल। अब देख लो हमारे पास cos 0 0 cos ऑफ 0, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 0 बनेगा, क्योंकि एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना तो 0 ही बचेगा ना। तो दोनों 1 1 है, और 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा हो जाएगा, ठीक है, और 0 टू पाई ये लिमिट्स है, तो पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कब आया? जब आपके पास एम एन दोनों 0 हो, बराबर हो 0 हो। सो फाइनल हम लिख सकते हैं कि हमारा जो आई सब एम एन, कौन सा आई सब एम एन, -1 टू +1 इंटीग्रल किसका, टी एन ऑफ एक्स और टी एम ऑफ एक्स का, विद द वेट फंक्शन, ये तो डी एक्स है और वेट फंक्शन है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 - x²। तो ये हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज आती है, 3 पॉसिबल वैल्यूज। सबसे पहले वैल्यू 0 आती है, जब कब, जब हमारे पास ये m और n बराबर ना हो। दूसरा, m और n बराबर हो लेकिन 0 ना हो तो वैल्यू आती है पाई/2, और m और n बराबर हो और 0 भी हो तो हमारी वैल्यू पाई आती है, ठीक है। तो इसके साथ, ठीक है, यही हमारा, इन दोनों को आप कंबाइन करके नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट्स में देख सकते हो, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन, ये तो ऑर्थोगोनैलिटी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो ना कि क्रोनिक डेल्टा एम एन इंटू पाई/2। अब अगर ये दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, 0 था ना, सेम के लिए तो ये 0 हो जाएगा डिफरेंट के लिए, जब ये दोनों बराबर नहीं होगा, और जब सेम होंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पाई/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जी आपका पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया। अब हम कंसिडर करेंगे पार्ट बी, उसके लिए भी सेम वेट फंक्शन हम यूज करेंगे। पार्ट बी में हमने किसका करना है, हमारे पास वो है वी एन, तो इसके लिए हम इंटीग्रल लिखेंगे -1 टू +1 इंटीग्रल v सब m ऑफ x इंटू v सब n ऑफ x। जो वेट फंक्शन यही यूज होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 - x² की पावर 1/2 और साथ में dx। अब अगेन हम मैं इसमें पुट करूंगा x इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये बनेगा 0 टू फाइनली ये बनेगा डायरेक्ट, ये नहीं कि बस ये, अच्छा, m ऑफ x इंटू v सब n ऑफ x, तो यहाँ पे सिर्फ डी थीटा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलो अब वेट फंक्शन हमारा कहाँ गया, वेट फंक्शन तो यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, चलो फिर हमारा ये इंटीग्रल इन चेबीशेव पोलिनोमियल के लिए क्या बनेगा, 0 टू पाई इंटीग्रल v सब m की वैल्यू हमारे पास होती है साइन साइन ऑफ, सबसे पहले m थीटा है एंड देन साइन n थीटा है, ठीक है, और ये डी थीटा हमारे पास बचा जब हमने सब्स्टिट्यूशन की। ओके, अब इसको हम ये देख लो, वही बात है कि सेम सेम आ रहा है, मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, ये साइन के फंडामेंटल फार्मूलेस के
सम डिफरेंस से आया एक्चुअली, लेकिन हम सम को भी डिफरेंस को भी तो सम ही कहते हैं जनरली। और तो ये उन कोसाइन के फंडामेंटल फार्मूलाज के डिफरेंस से आया है, और वो एग्जैक्टली वो बनाने के लिए हम -1/2 सिंप्लीफाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनको प्रोडक्ट की सम की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वो होता है हमारे पास कॉज ऑफ m प्लस n इंटू थीटा माइनस कॉज ऑफ m माइनस n इंटू थीटा। चलो, क्या मैंने कोई केस कंसिडर किया है या मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ? यहाँ से मुझे केसेस कंसिडर करने चाहिए। ये बनेगा मेरे पास 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ, अगर इनकी वैल्यूज पुट कर लूँ तो ये होगा साइन m थीटा इंटू साइन n थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहाँ इसको ये नंबर ए का नाम दे रहे। चलो, यहाँ से मैं केस 1 में, ये है मेरा केस 1 है, अगर m और n बराबर ना हो तो, ठीक है। ये केस 1 चल रहा है मेरा। अच्छा, तो अब क्या होगा, इन दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। और मुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी कि चलो कर ही लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख लो। चलो, आप इसका अलग से इंटीग्रल लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ m प्लस n थीटा डिवाइड बाई इस एंगल का डेरिवेटिव m प्लस n बाहर थीटा का 1, और ये 0 टू पाई। हम इसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, साथ में ये भी साइन ऑफ विद द सेम एंगल, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव, तो m माइनस n बाहर और थीटा का 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा का 1। वैसे तो हम इससे पहले क्वेश्चंस में थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे थे, थीटा प्राइम लिखते थे हम, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। देख लो, यहाँ पे साइन का वही बात है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का साइन 0 होगा, ठीक है। तो ये पहले ही इसी क्वेश्चन में, इसी वीडियो में हमने भी जिक्र किया है, ठीक है। तो ये कब आया 0, जब m और n बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम केस लेते हैं, केस 2 ले रहे हैं हम, ठीक है। और इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम ले रहे हैं, अगर f और m और n बराबर है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, तीन केसेस हैं, चारों पार्ट्स में हम यही तीनों केसेस ले लेंगे, जैसे वेट फंक्शन का और इनके इंटीग्रल चेबीशेव पॉलिनोमियल के इंटीग्रल फॉर्म का डिफरेंस होगा, फिर फार्मूलेज डिफरेंट आएंगे वगैरह वगैरह, रिजल्ट्स भी कुछ डिफरेंट आएंगे। अच्छा, तो ये जो हमारा m n इंटीग्रल है क्या बनेगा, अगर ये दोनों बराबर है तो 0 टू पाई इंटीग्रल, यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन है, साइन का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। m लिखो n लिखो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी से, दोनों के स्क्वायर के लिए, साइन और कोसाइन दोनों के स्क्वायर के लिए हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं। उसमें मैं 1/2 बाहर लेके आ जाऊंगा, और 1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और एंग आएगा तो यहाँ पे कॉस ही, ठीक है, 2 थीटा, कॉस ऑफ 2m थीटा, जो एंगल है उसका डबल। यहाँ पे इससे पहले जो किया है मैंने, उसको भी ज़रा देख लेता हूँ कि जब मैंने हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ की है, क्या मैंने उसमें, यहाँ पे देखना था मैंने, यहाँ पे m लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी m है, क्योंकि ये जो भी एंगल है उसका, जो भी एंगल है यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा ना। हाफ एंगल आइडेंटिटी तो हाफ एंगल आइडेंटिटी कहलाती है, और वो एक्चुअल में एंगल को डबल कर देती है, ठीक है जी। हाँ, तो ये था, ठीक है, 2n टू m थीटा हो जाएगा, साथ में डी थीटा। अब देख लो आप, 1 का आप ये 1 का विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपका इंटीग्रल थीटा आता है, और उस पर आप लगाओगे 0 टू पाई लिमिट्स, और कॉस जो है ना वो उसका इंटीग्रल साइन हो जाएगा, और साइन की अब अगेन वही बात है कि पाई और 0 दोनों में, दोनों पे वो साइन 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये आ जाएगा आंसर पाई/2 किसका, आई सब m n का, कब, जब m और n बराबर है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, ठीक है।
तकरीबन पहले जैसे ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हम करते हैं केस 3 को कंसिडर। केस 3 क्या कि m और n भी बराबर, m और n बराबर भी है और 0 के बराबर और एक ही स्पेसिफिक वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, बराबर का मतलब होता है कि एक ही वैल्यू होगी दोनों की, लेकिन ये एक खास वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो इंटीग्रल है i सब mn वो क्या बनेगा, 0 टू पाई इंटीग्रल। ठीक है, हमारे पास साइन है तो साइन का 0 0 करोगे तो साइन 0 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा हमारे पास। और डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल होता मतलब लिमिट्स ना होते तो ये कांस्टेंट इसका आंसर आता। लेकिन ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होता है। ये थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आई है। वैसे हमेशा पाई आती थी, हमें पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में पाई आई थी, यहाँ पे 0 आ रहा है। कब, जब m इज इक्वल टू n और 0। तो हम जरा हमारे जो तीनों रिजल्ट्स है इनको -1 टू जनरल, वापस जनरल लिख लेते हैं ना, जनरल फाइनल रिजल्ट लिखने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन से पहले जो है हमारा v सब m of x and v सब n of x with the weight function 1 minus x square की पावर -1/2 into dx। तो ये बराबर है, इसके तीन हमारे पास वैल्यूज हैं। एक वैल्यू तो 0 है जब m बराबर है n के और वो बराबर है 0 है। दूसरा है π/2 है जब m बराबर है n के लेकिन 0 नहीं है। और एक को इधर भी 0 है जब m और n बराबर नहीं है। इसमें एक इजाफी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट सी। इसके लिए बस इतना है कि वेट फंक्शन हम ऊपर 2 से डिफरेंट लेते हैं, जो कि यहाँ पे लेते हैं +1/2 पावर में। ठीक है, तो इसके लिए हम u n of x के लिए, चेबीशेव पोलिनोमियल के लिए हम लिखते हैं इस जनरल ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल को। असल में है तो इसकी डेरिवेशन पर हम डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे u m of x इंटू u n of x। और इसके लिए वेट फंक्शन हम साथ लिखते होते हैं, इसका वेट फंक्शन है इसके पावर +1/2 है, साथ में dx है। और इन सब की हम जो वेरिफिकेशन जब हम करते हैं या फिर राउंड फाइंड करते हैं, जो हम करते रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में इनको चेंज करते होते हैं। अगर हम लेट कर लेते हैं x को cos थीटा, तो ये हमारा इंटीग्रल बनेगा 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ u सब m ऑफ x। इसकी वैल्यू अभी मैंने नहीं पुट किया, अभी पुट करूंगा। 1 ये जो है ना, ये 1 माइनस कॉस कर थीटा, चलो माइनस लिख लिया तो फिर लिख लेता हूँ कि पावर 1/2 और डी थीटा आ जाएगा माइनस, ये प्रोडक्ट में आ रहा है माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हमें पता है, मुझे इनकी वैल्यूज पता है, m सब f ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये हमारे पास आता है साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। जबकि w है ना, उसको साइन आ रहे दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। w का ऊपर कॉल होता है नीचे साइन, बाकी एंगल सेम। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों को लिख लेते हैं। अब ये जो हमारा वेट फंक्शन है उसकी पावर पॉजिटिव q है, वो यहाँ हम देख लेंगे, हमें पता लग जाएगा। एक तो आएगा हमारे पास साइन ऑफ m प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, इसके लिए डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये भी आएगा साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा, जो डिवाइडेड बाई साइन थीटा उसको मैं यहाँ स्क्वायर कर लिया। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो और उसका स्क्वायर रूट आप उड़ाओगे तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस, ये ऑलरेडी मैं इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर चुका हूँ कि मैंने इसको स्विच किया है, लिमिट्स को बैलेंस किया, इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल बनाया। ठीक है, इम्प्रॉपर होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि लोअर लिमिट बड़ी आ जाती है पाई। ओके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका बैलेंस हो गए। तो बचे अगेन ये हमारे पास साइन बच रहा है, और इसको हम हमें क्या, ये हम
सब इसको तो मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। जनरल, इसके बाद मैं केसेस बनाने वाला हूँ, और केस 1 ये है, केस 1 ये है कि अगर एफ एम और एन बराबर ना हो तो फिर क्या होगा। ये जो इंटीग्रल है हमारा एम एन, ये बराबर हो, इसको मैं डायरेक्ट मॉडिफिकेशन इसमें कर रहा हूँ कि वही फार्मूला प्रोडक्ट टू सम, और मुझे पता है कि इसमें साइन साइन है, तो ये इसके साथ -2 भी होगा, तो तब जाके कॉस के डिफरेंस वाला कॉस के फंडामेंटल फार्मूले के डिफरेंस वाला फार्मूला सम में बनेगा, ठीक है। इंटू साइन ऑफ एन प्लस 1 इंटू थीटा डी थीटा, ठीक है। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत बेसिक्स है, लेकिन करने तो है ना, ठीक है। ये क्या बनेगा, 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ, यहाँ पे 1 नहीं है, एम एन, एम एन है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे 1 है, 1 है, सॉरी 1 है यहाँ पे। अच्छा, अल्फा बीटा, ये असल में हमारा अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट आया, तो इसलिए थोड़ा लगा कि नहीं भाई सही नहीं है, लेकिन है सही है। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो आपका आएगा अल्फा, ये है, ठीक है, प्लस बीटा, ये एम है, ये एन है, फर्क है, ठीक है, एन प्लस 1, और माइनस कॉज ऑफ, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे दोनों का, यानी एम प्लस 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है, इंटू थीटा भी है साथ में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पे मजीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, कॉज ऑफ एम प्लस एन प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा, ये होल सारा का सारा ये एंगल है हमारे पास, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, एम माइनस एन इंटू इंटू थीटा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन इसके ऊपर अगर आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे अलग अलग, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, तो एंगल जो मर्जी है, एंगल से आपने घबराना नहीं है, होगा क्या, -1 जो तो अपनी जगह, ठीक है। इसमें वैसे भी जीरो ही आना है, क्योंकि देखो जब मैं कॉस का इंटीग्रल लूंगा तो ये साइन होगा, नीचे डिनोमिनेटर में जो मर्जी आएगा, लेकिन जब आप साइन के एंगल में पाई पुट करोगे तो पाई का इंटीजर ये सारे इंटीजर्स है एम और एन, ठीक है, और साथ में इवन भी है, इवन ऑड हो जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का साइन जीरो होता है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और सो फाइनली आंसर जीरो आएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा इंटीग्रल एम और एन का जीरो आया पहले केस में, जब हमारा एम और एन बराबर नहीं है। तो ये जब एम और एन बराबर नहीं है, बाकी जो मर्जी वैल्यूज आए, एटलीस्ट ये एम और एन जब बराबर नहीं होते हैं, जब फ्रिक्वेंसीज मैच नहीं करती है, तो हमारा जो सम अप है वो मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम होता है 0, ठीक है। तो जो वे फंक्शंस हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन कह लो, या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, हम एफएससी में पढ़ा करते थे, ठीक है। अब ये इनको नज़र आना चाहिए, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि केस 2 ले लेते हैं इसका। तो केस 2 क्या है कि हम m और n को इस बार बराबर ले लेते हैं, लेकिन 0 के बराबर नहीं लेते, तो क्या होगा, हमारा जो इंटीग्रल है m और n वो बराबर आ जाएगा 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ, हमारे पास क्या है, साइन ऑफ m प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे भी n की जगह पे मैं m लिख लेता हूँ, प्लस 1 इंटू थीटा डी थीटा। अब अगेन क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज होगी, और हाफ एंगल आइडेंटिटी चलो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं
यहाँ पे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है, m+1 इंटू थीटा डी थीटा। अब जब आप हाफ एंगल आइडेंटिटी में जाते हो तो आप विदाउट स्क्वायर के टर्म में जब आप जाते हो, साइन में तो चलो 1/2 तो मैं पहले ही बाहर ले रहा हूँ, 1 माइनस एंगल हो आपका फंक्शन का कॉस, लेकिन ये जो भी एंगल है ये डबल हो जाएगा, 2m+1 इंटू थीटा। तो इधर पहले हम यही जिक्र कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अगेन यही बात है कि ये देखो इसका इंटीग्रल साइन होगा, और साइन के लिए पाई का इंटीजर मल्टीपल हो इसके एंगल में तो 0 हो जाना है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है, और उसका आप उस पे आप पुट करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा, और पाई/2 आपका आंसर आ जाएगा किसका, आई सब एम एन का, कब, जब आपका m और n बराबर हो लेकिन 0 के बराबर ना हो, ये दूसरा केस है। ओके, अब हम केस 3 ले लेते हैं कि आपके m और n भी बराबर है और वो भी 0 के बराबर है, तो आपका ये जो ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल फॉर u सब n ऑफ x दैट इज द चेबीशेव पॉलिनोमियल ऑफ टाइप 2 है, इनके लिए ये आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, जब आप 0 ही हो जाएंगे m और n दोनों, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई इंटीग्रल ऑफ m0 n0, तो sin थीटा ये सिंपली हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगेन 1/2 देख लो, अगेन इसी तरह बस एंगल के डिफरेंस है ना, बाकी यही 1/2 बायर, और ये 1 माइनस साइन है ना, तो 1 माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा, m+1 नहीं है जस्ट, बाकी यही कुछ है, तो होगा यही कि यहाँ पे पाई-0 इनका आ जाएगा, ये पाई/2 यहाँ पे भी इसका इंटीग्रल, इसका आंसर आएगा। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हम कहीं लिख सकते हैं कि हमारा जो आई सब एम एन है किसके लिए, -1 टू +1, यानी इस इंटरवल में हमें पता है कि -1 टू +1 ये जो इंटरवल है इसमें हम चेबीशेव पॉलिनोमियल्स एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शंस फॉर्म करते हैं, और उसका सबूत ये अभी एक पिछला पार्ट ए भी है और पार्ट बी भी है, और अभी हम पार्ट सी कर रहे हैं, तो पार्ट सी भी यही है, देख ले कि अब पार्ट सी हम u सब m ऑफ x एंड u सब n ऑफ x with a weight function 1 minus x square की पावर प्लस 1/2 dx, जिस इंटीग्रल की 3 वैल्यूज हमारे पास m इज इक्वल टू n नॉट इक्वल टू n के लिए लिख लो पहले, फिर इज इक्वल टू दोनों बराबर लेकिन 0 के बराबर नहीं, और दोनों 0 के बराबर, तो दोनों 0 के बराबर है तो पाई/2 आया, ठीक है, वैसे पाई आता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी पाई/2 आया, और ये तो डेफिनेटली 0 ही आता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्रोनिक डेल्टा mn, ठीक है, इंटू पाई/2, यानी जब ये दोनों सेम तो 1 पाई/2 आएगा, अदरवाइज 0, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट डी इसका, क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर डी। क्या ये आ रहा है नजर, हाँ ये जरूरी है, नजर आना चाहिए। पार्ट डी है, उसमें हमने किसके लिए, कौन से पोलिनोमियल के लिए, w सब n ऑफ x के लिए हमने शो करना है कि ये जो ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल है इसको वेरीफाई करना है कि जब m और n सेम हो तो सम नॉन जीरो रिजल्ट आता है, वैल्यू आती है, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। मतलब ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइजेशन वही तो है, नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट के लिए 0, सेम के लिए 1, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये टर्म यूज करते हैं। अच्छा, मैं इनके लिए इंटीग्रल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, आई सब एम एन इंटीग्रल फ्रॉम -1 टू +1, सबसे पहले तो जनरली लिखेंगे ना, और इसका वेट फंक्शन बहुत ज़रूरी है, वेट फंक्शन का ख्याल रखना है, नहीं तो
आपका यहाँ पे भी वेट फंक्शन प्लस 1/2 है, ठीक है, साथ में dx। अब जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा cos थीटा, अगेन वही बात है, ये तो सेम रहेंगे लेकिन ये बदल जाएगा, लिमिट बदल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो dx हमारे पास बनता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये माइनस को मैं बाहर ले गया हूँ और अगेन वही बार बार वही बातें कर रहा हूँ कि मैंने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को प्रॉपर बना दिया है, थ्योरम यूज कर लिया, ठीक है, इंटीग्रल का, कैलकुलस का। अच्छा, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद 1 माइनस कॉस के थीटा साइन के थीटा, ये मतलब यहाँ पे साइन थीटा यहाँ से एक बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से ये वाला है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे पता है कि ये मेरे पास होता है कॉस ऑफ जो सब्सक्रिप्ट में है m प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखने वाला हूँ और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा, ठीक है, और इन दोनों के नीचे साइन साइन आ रहा है उसको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ ताकि इससे कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, बैलेंस हो जाए, कैंसिल आउट घटना वटना नहीं कहना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये तो वेरी सिंपल है, जस्ट एंगल्स डिफरेंट है, वही है जो थोड़ी देर पहले था। यहाँ से अगेन हमारे केसेस बनने वाले हैं m प्लस 1 इंटू थीटा कॉज ऑफ, और ये केसेस इतने डिफरेंट, इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है यार, कोई इनका नाम दे दो ई बी सी डी कुछ भी, चलो ई दे देते हैं, थोड़ा सा दूर है ताकि ये शक ना रहे कि भाई ये ना होगा हमारे सेम तो नाम दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता यार इतनी चीज़ें। अच्छा, यहाँ से हम केसेस बना लेते हैं, अगेन जस्ट प्रैक्टिस ही है हमारी। केस नंबर 1 करते हैं कि अगर m और n बराबर नहीं है तो इसे 0 आना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेगी तो इंटीग्रल मतलब इनका सम, वेव्स, ये क्या है, वेव्स है ना, दो वेव्स, इनका सम 0 होना चाहिए, और जब 0 होता है तो मतलब दोनों वेव्स डिफरेंट है, और डिफरेंट का सेंस हम मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में लेते हैं या फिर फिजिक्स में लेते हैं कि भाई उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, वो ऑर्थोगोनल है, डिफरेंट को हम ऑर्थोगोनल कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो केस 1 दोनों अगर डिफरेंट है तो यही देख लो ना, यही चीज जैसे है वैसे ही इधर आने वाला है, ठीक है, डिफरेंट की वजह से। अगर सेम होता, ये सेम हो जाता तो इसका स्क्वायर हो जाता ना, जैसे अभी होने वाला आगे होगा, ये एज इट आएगा, इसका नाम है कॉज, कॉज सेम है तो मैंने ना इसको सम में लेके जाना है ताकि इजीली मैं अलग अलग टर्म पे इंटीग्रल अप्लाई करके सॉल्व कर सकूं। तो यहाँ पे इसके साथ 2 होना चाहिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 0 टू पाई इंटीग्रल, यहाँ पे 2 अब आ गया। अब उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं 2 डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर चुका हूँ मैं, वो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और एक स्टेप जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो जो कॉज है, ठीक है, कॉज में कॉज देखो सेम में जा रहा है, मतलब कॉज के फंडामेंटल फार्मूले के सम से हैं, और से कॉज में है, एक तो सेम सेम है और दूसरा ऊपर से कॉज है, मतलब तो कॉज के फंडामेंटल फार्मूले का सम है, और उसमें एंगल ये सारा एंगल हमारा अल्फा है, m+1, ठीक है, m+1, और ये सारा अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा आता होता है ना, तो इस जगह n+1 इंटू थीटा, थीटा समेट एंगल है ना, तो प्लस कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस, आप जरा इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो 1 आपका गायब हो जाएगा और m-n आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, ये डी थीटा। अब इन दोनों ने 0 होना है, जैसे थोड़ी देर पहले हुआ, देख लो कि ये कॉज है, इसका ना इंटीग्रल क्या आएगा, साइन आएगा, इसका साइन आएगा, और दोनों के ऊपर दोनों साइन, वही बात है थोड़ी देर पहले कई बार कर चुका हूँ, और ये ऑब्वियस है कि इसमें 0 आना है, ठीक है। तो हमारा जो सब एम एन है, एम और एन के डिफरेंट मुख्तलिफ के लिए ये 0 आता है, ठीक है। चलो केस 2 ले लो। केस 2 में क्या है कि अगर एम और एन बराबर हो गया और 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा,
ये हमारा है इंटीग्रल 0 टू पाई। देख लो, फिर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ m प्लस 1 इंटू थीटा डी थीटा। अगेन हाफ एंगल आइडेंटिटी लगेगी, 2 पाई निकाला मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ इस पूरे एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो यार लिख लेता हूँ, इतना ये ना हो किसी को कोई मसला हो जाए। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि कॉस के हाफ एंगल आइडेंटिटी में प्लस आता है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 2 टाइम्स ये जो आपका एंगल है ना, m प्लस 1 थीटा, ठीक है, इसका 2 टाइम हो जाएगा डी 1 डिवाइड बाई 2। अब देख लो अगेन, इस टर्म का आपके पास इंटीग्रल 0 आएगा, इसका आपके पास आएगा इंटीग्रल पाई, तो ये पाई बाई 2 के बराबर है, ठीक है। ये कब आया? जब m और n बराबर थे लेकिन 0 के बराबर नहीं थे, ठीक है। केस 3 का देखते हैं। जब m और n बराबर भी हो और 0 हो दोनों, फिर क्या होगा? हमारा ये इंटीग्रल ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल, जो कि जनरली तो ये है किसका, u सब m ऑफ u नहीं है, सॉरी w है, w सब n ऑफ x with the weight function 1 plus 1 by x to the power 1 by 2 and dx। ये क्या बनेगा? जब ये 0 ही है तो ये cos स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा, और अगेन हम आप इसके ऊपर हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे तो कुछ u बनेगा ना, यही बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। इसका 0 हो जाना और इसका आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आया आपका IMN इंटीग्रल, ओके। तो बजाय, चलो हमारे पास स्पेस है, हम इस पे लिख सकते हैं। तो केस डी के लिए, पार्ट डी के लिए हमारा जो आई सब एम एन इंटीग्रल है -1 टू +1 इंटीग्रल किसका, इस चेबीशेव पोलिनोमियल के लिए एक को m और एक को n रख लेते हैं विद द वेट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 dx। ये बराबर आता है 0 के अगर m और n बराबर ना हो। उसके बाद पाई बाई 2 क्या आता है, अगर ये बराबर हो लेकिन 0 के बराबर। अगेन पाई बाई 2 आता है अगर ये 0 इसके बराबर हो, ठीक है। तो हम इसको और नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में अगर इसको लिख लेते हैं तो वो है हमारे पास क्रोनिकर डेल्टा सब एम एन इंटू पाई बाई 2, ओके। तो ये हो गया हमारा केस डी के लिए ऑर्थोगोनैलिटी नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल, ओके। अब हम थोड़ी देर बाद बाकी दो क्वेश्चंस को भी करते हैं।